वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे। बेसिकली इसका रोल क्या है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं और गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशंस दी जाती है लॉ कमीशंस के द्वारा, क्या गवर्नमेंट को मानना ज़रूरी है या गवर्नमेंट उन रिकमेंडेशंस को अनदेखा या नकार भी सकती है। तो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली लॉ कमीशन से रिलेटेड। और ये डेफिनेटली वीडियो हेल्प करेगी यूपीएससी, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को। क्योंकि देखिएगा करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है जिसे कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में तो हमें पता नहीं होता कि क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं। देखिएगा लॉ कमीशन जो है वो डेफिनेटली पॉलिटी से जुड़ा या पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा एक मुद्दा है। ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन करंट में अभी 3 साल बाद इसे गठित किया गया है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। जो 22nd थी उसे 2020 में गठित किया गया था। तो अभी ये करंट मुद्दा है। करंट मुद्दा यानी करंट अफेयर्स, यानी चांसेस बढ़ जाती है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। 2-3 साल में कोई भी अगर एग्ज़ाम होगा तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रीवियस लॉ कमीशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ये आर्टिकल प्योरली इंग्लिश में है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। बेसिकली एक्सप्लेन जो सीरीज़ आती है इंडियन एक्सप्रेस की, उसमें दिया गया था। तो प्योरली इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसे इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, सो देखिएगा सोर्सेज जो है इस पीडीएफ में जो मैंने ऐड ऑन किया है उसमें इंडियन एक्सप्रेस की इस एक्सप्लेन सीरीज़ की मदद ली गई है। गूगल में मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े एंड चैट जीपीटी, जेमिनी एक्सेट्रा की हेल्प ली है। एंड जो मेरी नॉलेज थी डिफरेंट बुक्स की, चाहे वो एम लक्ष्मीकांत की हो, 11th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो बुक है उससे रिलेटेड हो, उन सभी नॉलेज को जोड़कर एक ऐसा पीडीएफ बनाया गया जो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करवाए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे अभी मत कीजिएगा लाइक, फाइनल जब एंड आ जाए वीडियो का तब लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो लेट्स नो अबाउट 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो अबाउट लॉ कमीशन। लॉ कमीशन जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी होती है? जिनका जिक्र हमें कॉन्स्टिट्यूशन या कहे संविधान में मिलता है। संविधान कहता है कि भाई देयर शुड बी अ कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एट्सेट्रा। बट कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कहीं जिक्र नहीं मिलता कि लॉ कमीशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इसे गठित करती है, गज़ेट में नोटिफिकेशन दी जाती है इसकी, इंडियन गज़ेट जो होता है। अब इसके फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। देखिएगा द 23rd लॉ कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 2024। तो 1 सितंबर से इसे इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया है। इट्स टर्म इज़ 3 years, एंड हो जाएगा अगस्त 31st 2027 में। ये मतलब कि समाप्त हो जाएगा इसका टेन्योर। कंपोजिशन की अगर बात करें हम तो इसमें देखिएगा एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन जो होता है फुल टाइम चेयरपर्सन होता है। अब चेयरपर्सन किसे चुना जाता है? लॉ कमीशन। अब लॉ कमीशन का बेसिकली काम क्या होता है हम आगे पीडीएफ में समझेंगे। आगे वीडियो जितनी बढ़ती जाएगी हम समझते जाएंगे कि इसका कार्य क्या है, किस तरीके से सरकार इसके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करती है एट्सेट्रा के बारे में जानेंगे। तो देखिएगा चेयरमैन जो होता है या चेयरपर्सन आप कह दीजिएगा इस कमीशन का, लॉ कमीशन का, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो चेयरपर्सन या चेयरमैन बनते हैं। फिर आते हैं फुल टाइम मेंबर्स। अब मेंबर्स कौन बनते हैं? मेंबर्स वे लोग बनते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है लॉ में, जो कोई प्रोफेसर हो लॉ के, या फिर कोई वकील हो, या फिर कोई जज हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड एट्सेट्रा, वो बनते हैं यहाँ पर मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर द सेक्रेटरीज ऑफ द लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है वो सेक्रेटरी होता है लीगल अफेयर्स लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के। एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी एड ऑन किए जाते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब मैंडेट क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव कहते हैं ना कि उद्देश्य क्या है इस लॉ कमीशन का, तो आइडेंटिफाई एंड रिवील एब्सोल्यूट
लॉज, मतलब कि ऐसे कानून जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है। देखिएगा हमारा जो संविधान है वो 1950 में लागू किया गया था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के दिन लागू कर दिया गया था। तो देखिएगा यहाँ पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि उस टाइम से अब तक कौन से कानून ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए है। अगर मतलब कि मान लीजिएगा आप कोई नोट्स बनाते हैं, नोट्स शुरुआत में जब बनाते हैं तो आप पूरी बुक जो होती है वो कॉपी में लिख देते हैं, मतलब एक नई बुक आप प्रिपेयर कर देते हैं। जब आपको समझ आती है कि भाई नहीं, इन वर्ड्स का, इन लाइंस की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मैं शॉर्ट फॉर्म में कर सकता हूँ, इन्हें वहाँ पर पार्ट ए में, पार्ट बी में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीएडजस्टमेंट, रिपील मतलब कानून को निरस्त करना कि अब इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, एट्सेट्रा करते हैं। कंडक्ट ऑडिट ऑफ लॉज अफेक्टिंग द पुअर, कि गरीबों के हित के लिए कानून बनाना या कोई ऐसा कानून जो गरीबों के विरोध में काम करता है उनको हटाना, एट्सेट्रा का कार्य करती है ये संस्थान। देन प्रोवाइड व्यूज़ ऑन एनी लॉ रेफर्ड बाय द लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री। फिर लॉ या जस्टिस एक मिनिस्ट्री है भारत में, अगर वो मान लीजिएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इनको इम्प्लीमेंट करना है, पार्लियामेंट में वो बिल प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले ये लॉ कमीशन को रेफ़र करेंगे कि क्या इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, क्या इसमें से कुछ निकालना है, एट्सेट्रा। मतलब व्यूज़ या रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं लॉ कमीशन से। एग्जामिन एग्जिस्टिंग लॉज इन लाइट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है लॉ कमीशन का। अगर आप आर्टिकल 44 देखें तो यूसीसी के बारे में बताया जाता है डीपीएसपीज़ में, तो ज़्यादातर फोकस रहता है इसका डीपीएसपी में। इससे क्या होता है कि देखिएगा फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है कि जस्टिसेबल है, कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं करवाए जा सकते, ये नॉन जस्टिसेबल है। तो यहाँ पर लॉ कमीशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेकमेंड करती है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है और ये लोगों की भलाई के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी जजमेंट्स में यूसीसी के बारे में बताया है और गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि इसे इम्प्लीमेंट करना नीड ऑफ द आवर है, कि ज़रूरत है इस समय की एरियाज़ ऑफ फोकस देखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ज़्यादा फोकस करती है। साइमल्टेनियस इलेक्शन, अब देखिएगा जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट हमेशा से जब 2014 में सरकार बनाई तब से इनका मानना है कि एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। मतलब कि ये जो होता है ना कि डबल ट्रिपल 5 गुना खर्चा होता है इलेक्शंस में, कि आज चल रहा है केरला का इलेक्शन तो कल जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन होगा, परसों हो जाएगा असम में, तो उसके बाद हो जाएगा गुजरात में। एवरी टाइम हर 2-3 महीनों में नए इलेक्शन आते रहते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट का मानना है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं ना एमपीज़ के, उसी के साथ सारे स्टेट के एक साथ इलेक्शन करवा दिए जाए। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में ये रिसर्च करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं। अदर लीगल रिफॉर्म्स जैसे कि क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में अभी बहुत बड़े बदलाव किए गए, 3 जो कानून थे उन्हें बदला गया। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, अब देखिएगा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक बहुत प्रभावशाली कमीशन रही है, लेकिन इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आई है। जैसे कि 3 साल का समय जो दिया जाता है, 3 साल में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, उनको एनालाइज करना, फिर उनको एनालाइज करने के बाद किसी कंक्लूजन में आना, किसी पॉइंट ऑफ व्यू में आना बहुत कठिन होता है। तो कम टाइम का सामना करना पड़ता है इस कमीशन को। पॉलिटिकल प्रेशर इन द सेंस कि कभी देखिएगा मोदी गवर्नमेंट हो सकती है, तो कभी कांग्रेस गवर्नमेंट, तो कभी डीएमके गवर्नमेंट, कभी तृणमूल कांग्रेस एट्सेट्रा, टीएमसी जिसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है चेंज होती रहती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पर ना अनस्टेबल गवर्नमेंट रहती है। अनस्टेबल गवर्नमेंट इन द सेंस कि मान लीजिए अभी कोलिशन गवर्नमेंट है, मोदी जो एनडीए गवर्नमेंट है,
उसमें बहुत सारी पार्टीज़ ने मोदी गवर्नमेंट को सहयोग दिया है, जिससे उनकी गवर्नमेंट टिकी हुई है। मान लीजिए अगर वो पार्टीज़ अपना समर्थन हटा लेती है तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर जो है उसका सामना करना पड़ता है कि कोई पार्टी को लॉ ए पसंद है तो कोई पार्टी को लॉ बी पसंद है। अगर इस गवर्नमेंट की बात करें, मोदी गवर्नमेंट की, तो मोदी गवर्नमेंट हमेशा से ही यूसीसी को एडवोकेट करती आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यूसीसी के मुद्दे से थोड़ा हटके चलती है। ओके, देन पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंगेजिंग विद द पब्लिक एंड ऑब्टेनिंग देयर फीडबैक इन एसेंशियल फॉर कमीशन सक्सेस। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्या है इस कमीशन की कि भाई कहीं ना कहीं लोगों के पास जाती है ये कमीशन, उनसे पूछती है कि आपको इस लॉ में आपको क्या कमी लगती है, क्या इस लॉ को बदल देना चाहिए, इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपके क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब फाइनल ये जो रेकमेंडेशंस दी जाती है गवर्नमेंट को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कमीशन के द्वारा रेकमेंडेशंस जो है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पर। बाइंडिंग नहीं है इन द सेंस कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकती है और अगर ना चाहे तो नहीं कर सकती। मतलब ये रेकमेंडेशंस देंगी गवर्नमेंट को, लेकिन everything depends on government whether it will accept the recommendations or not. okay, तो गवर्नमेंट फाइनल क्रिएटर है, गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। मान लीजिएगा कि यूसीसी रेकमेंड किया गया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। फिर इस पर एक बिल प्रिपेयर करेगी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगी। अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाता है देन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगी ये बिल एंड देन बन जाएगा एक्ट, कानून। ओके, बट अगर इसे रिजेक्ट कर दिया तो कोई मुद्दा ही नहीं है, रिजेक्ट हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से ये कार्य है इनका। अब देखिएगा जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी वो 2020 में गठित की गई थी। अब उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है 31 अगस्त 2024 को। ओके, अब उसके मेंबर्स कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। उससे क्या होगा कि हमारी जो अवेयरनेस है वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी। जस्टिस BN श्री कृष्णा, रिनाउंड लीगल स्कॉलर एंड फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जस्टिस RC लाहौटी, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस AK गांगुली, former judge of the Supreme Court of India. Justice RS Sodhi, former judge of the Supreme Court of India. Justice S Ravindra Bhatt, former judge of the Delhi High Court. Professor Madhav Chitale, legal scholar and academic. Professor NR Madhav Menon, legal scholar and academic. Professor EN Jha, legal scholar and academic. Professor GN Sai Baba, legal scholar and academic. सो यू कैन सी दैट सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर चेयरमैन लिए गए हैं। चेयरमैन तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये सारे रिटायर्ड है। ओके, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स, हालांकि इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज भी है। देन अलग अलग प्रोफेसर जो लॉ से रिलेटेड फील्ड में काम कर चुके हैं वो भी है। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस तरीके से कार्य कर सकता है। सो आई होप आपको इसमें कुछ समझ आया होगा एंड अगर ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने सेकंड वीडियो बनाई है करंट अफेयर सीरीज़ की। इससे पहले मैंने नामीबिया में जो 723 जानवरों को मारा जा रहा है उसके बारे में वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या आपके कुछ रेकमेंडेशंस है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज एंड डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा कि किस पर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। धन्यवाद।